नमस्कार मित्रों। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के एनालिसिस के इस श्रृंखला में आज हमारे पास एक प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था 65वीं में। इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था कि क्या नामांकन क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, महत्व क्या है, और फिर जाकर के मैथिली का स्थान कहाँ है भारोपीय भाषा परिवार में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न का एक मॉडल आंसर जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो ये इसकी शुरुआत जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक एसोसिएशन, जो लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट थे ये, उसकी स्थापना की थी। उसी के एक भाषण में इन्होंने एक बार बताया कि लैटिन, संस्कृत या फिर फारसी, ये सब जो भाषाएं हैं ये वहाँ के समाज के द्वारा जब बोली जाती है तो इसमें बहुत सारी साम्यता यानी कि समानता पाई जाती है। इन्हीं की जो ये व्याख्या किया गया था, इसको आगे चल के कई सारे साइंटिस्ट ने, यानी लिंग्विस्टिक साइंटिस्टों ने विश्व के जितने भी भाषा थे उसको, उसके ध्वनि, उसके प्रभाव और उसके शब्द, इन सब संबंधों के आधार पर 10 से 18 भाषा परिवार में विभाजित कर दिए। लेकिन मुख्य रूप से इसे 16 भाषा परिवार में विभाजित किया जा सकता था, और जो कि बाद में हुआ भी। और ये भी जितना 16 भाषा परिवार था, इसमें सबसे प्रमुख था भारोपीय भाषा परिवार। इसके नामांकन के संबंध में जो बातें की गई है वो ये है कि इसका नामांकन विवादास्पद था, जिसमें कि प्रसिद्ध विद्वान उस समय के मैक्स मूलर, उन्होंने इसका नाम आर्यन रखा और बाद में इसका नाम बदल करके इंडो जर्मनी रखा। लेकिन फिर जाकर के इसका नाम परिवर्तन किया गया और इंडो कॉल्टिक रखा गया। लेकिन अंततः जो भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंडो यूरोपियन नाम पर सहमत हुए, इसका ही हिंदी रूपांतरण कहलाता है भारोपीय भाषा। तो ये था नामांकन के संबंध में जो भी बातें की गई थी और जो भी पूछा गया था एग्ज़ाम में। उसके बाद इस भाषा परिवार की विशिष्टता क्या है, तो इसके विशिष्टता के संबंध में कहा जा सकता है कि यह भाषा शिष्ट योगात्मक और विभक्ति प्रधान होता है। तो शिष्ट योगात्मक क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योगात्मक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता स्थापित करे, यानी कि एक शब्द का मतलब वहाँ पे अलग होगा और उसे अगर हम दूसरे जगह इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक अलग होगा। तो इस तरह की जो भाषा है ये है भारोपीय भाषा के अंदर जो भी भाषाएं आती है वो इस तरह के ही भाषाएं हैं। उसके बाद विभक्ति प्रधान, तो विभक्ति का अगर हम मतलब निकालें कि क्या होता है, तो आपने कर्ता, करण उस समय देखे होंगे कि ने का चिन्ह, के का चिन्ह, ये सारा जितना भी चिन्ह है जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे लगता है, उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो इसके विशिष्टता के संबंध में कहा जा सकता है कि भारोपीय भाषा जो है ये शिष्ट, योगात्मक और विभक्ति प्रधान होता है। उसके बाद ये विभक्ति जो है ये बहिर्मुखी होता है और उसके लास्ट में प्रत्यय लगा रहता है। बहिर्मुखी का क्या मतलब होता है? बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो शब्द होता है। बहिर्मुखी जो बाहर से आकर के जुड़ गया है, जैसे कि हम लोग संस्कृत को लें तो वो अंतर्मुखी है, और हिंदी को लें तो ये बहिर्मुखी है, क्योंकि इसमें बाहर से कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह आके जुड़ता है। जैसे कि राम और रामक, तो ये राम एक धातु राम जो है एक संज्ञा हो गया, और इसमें जब क जुड़ गया तो ये विभक्ति हुआ क। तो इस तरह से ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसकी विशिष्टता है कि इसमें जो विभक्ति जुड़ती है वो बहिर्मुखी होता है। उसके साथ ही भारोपीय भाषा परिवार जो है संयोगात्मक एवं व्योगात्मक की ओर तरफ जो है ये अग्रसर रहता है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें धातु एकाक्षर होता है और उसमें कृत और तद्धति प्रत्यय का संयोग रहता है और उससे अनेक शब्द बनता है। जैसे कि ये जो खा है, खा एक
धातु है, मूल धातु है, जा एक धातु है जिसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे कि जा, ना लगाएंगे तो जाना, ओ लगाएंगे तो जाओ। तो इस तरह से जैसे कि मैथिली में भी होता है कि छैथ को छथिन, छैक, छथुन, ये बहुत सारा हम बना सकते हैं। तो इस तरह से जो भारोपीय भाषा की जो विशेषता होती है ये इस टाइप की होती है कि वो संयोग से एक धातु एकाक्षर होता है और उसमें प्रत्यय और कृत प्रत्यय जोड़ करके बहुत सारे शब्दों को बनाया जा सकता है। उसके बाद देखें तो एकाक्षर होता है, देख लिए, और स्वर परिवर्तन होता है, और उसके साथ ही तत्वक परिवर्तन वो भी हो जाता है। और इसकी जो भाषाएं हैं ये समास के तरफ जो है अग्रसर होता है। जैसे कि विद्या जो कि धातु है उसमें आलय जोड़ दिए तो विद्यालय बन गया और ये एक समास बन गया। तो इस तरह से जो है ये होता है। संयोगात्मक की बात करें तो संयोगात्मक और वियोगात्मक, संयोगात्मक के अंतर्गत संस्कृत भाषा आती है, जबकि वियोगात्मक के अंदर हिंदी भाषा आती है, और इस प्रकार हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया गया है। तो आब एकर महत्व के बारे में अपना सब देख लै छियै कि भारोपीय भाषा परिवारक आखिर की इम्पोर्टेंस छै। तो साहित्य और लिपि दुनू दृष्टिए ई भाषा परिवार सबसँ बेसी समृद्ध अछि, किएक तऽ अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, जर्मनी एहि तमाम के जगह पर एहि सब तरहक जे भाषा छै सब एकरे अंतर्गत आबै छै। तमाम के जगह पर सब शब्द के यूज कयल जा सकै छै, किएकि तमाम थोड़ा ओल्ड हो गया वर्जन। तो उसी तरह से दूसरा जो है विशेषता इसमें ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक प्रभावक कारणे सेहो यही भाषा परिवारक महत्व जे छै से बहुत बेसी छै। किएकि तो ओहि समय के जे यूरोप छलै वो संपूर्ण देश में औपनिवेशिक सत्ता, संपूर्ण विश्व में कहि सकै छी जे औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कऽ चुकल छलै, जाहिके कारण बहुत जगह ओकर भाषा गेलै, और ओकर भाषा गेलै तऽ ओकर साथ साथ भारोपीय भाषाके विस्तार भेलै। ओकर बाद ई कि एहि भाषाके जे परिवारक जे भाषा अछि ओ भारत, ईरान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और एनाही संपूर्ण यूरोप में बाजल जाइत अछि। और अपनो सभक मैथिली एहि परिवारक भाषा अछि से एगो गौरवके बात अछि। तो हम कहि सकै छी जे भारोपीय भाषा जे छै एहि भाषा परिवारक महत्व सबसँ बेसी अछि। तो ई छल भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित जे प्रश्न पूछल गेल महत्व के बारे में, ओकर विशिष्टता के बारे में और ओकर नामांकन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैथिली के कतऽ स्थान अछि ओकर बारे में चर्चा करब। तो आशा अछि कि अहाँ सबके ई नीक लागल हैत। धन्यवाद।